देखिए, मोदी 3 पॉइंटों का पहला बजट आ चुका है और हम इस बजट पर चुनाव के रिजल्ट का असर साफ साफ देख सकते हैं। और यह भी दिख रहा है कि भाजपा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी एक तरफ आधा अधूरा कॉपी किया है, जबकि एनडीए के नए एलायंस बिहार और आंध्रा जैसे राज्यों को भी बहुत सारी रेवड़ियां बांटी गई हैं, जिसका रियलिस्टिक कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो मणिपुर और केरल जैसे राज्य जिन्हें हाल ही में फाइनेंशियल लॉस देखना पड़ा था, उन्हें भी इस बजट में कुछ नहीं दिया गया और मध्यम वर्ग पर बस टैक्स टैक्स और टैक्स लगाया गया है, जिससे मिडिल क्लास भी इस बजट से गुस्सा है। तो हमेशा की ही तरह आज के इस वीडियो में हम इन कॉस्ट को दूर करने के साथ साथ हम इस बजट 2024 को आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सभी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें और यह भी समझेंगे कि किन सेक्टर्स को इस बजट में चौंका दिया गया और किसे चमका दिया गया और आम आदमी को कुछ दिया भी है या नहीं, और बजट घोषणा के वक्त स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा क्यों टूट गया। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानने की कोशिश करना होगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से विजन और मेजर थीम को इस साल के बजट में टच किया। इस साल के बजट में 4 मेजर थीम है: एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, एमएसएमई, फार्मर और रूरल डेवलपमेंट और मिडिल क्लास। चलिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। अब देखिए, इस थीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का यह विजन है कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर सेंट्रल बजटरी रूप से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का। अब मेरे विचार से यह खर्च और प्रावधान पूरे तरीके से वेस्ट ऑफ मनी है। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इस थीम के अंतर्गत पहला, गवर्नमेंट फर्स्ट टाइमर जॉब करने वालों को 15,000 रुपए देगी, जो कि पूरे देश के 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा देगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन करना और यह इनिशिएटिव एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को फायदा देगा। और यदि एम्प्लॉय फ्रेशर है तो फायदा 4 सालों तक गवर्नमेंट देती रहेगी और ये पॉलिसी फिर से 30 लाख युवाओं को फायदा देगी। अब इसके बाद एक पॉलिसी है जिसमें यदि एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए के नीचे की कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसे 2 साल तक 3,000 रुपए महीने तक का ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड में वह जो भी कंट्रीब्यूशन करता है उसका रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। पर ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इससे 50 लाख नए जॉब्स में रीइंबर्समेंट की जाएगी। और अंत में वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हॉस्टल्स बनाएगी। अब आप सभी को यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैं बताता हूं कि यह सब यूजलेस क्यों है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर इसलिए किसी को हायर नहीं कर रहा है कि उसे फ्रेशर्स को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए वह किसी को हायर नहीं कर रहा क्योंकि युवाओं का एक बहुत ही बड़ा वर्ग के पास न तो कोई स्किल है और वे अनएम्प्लॉयबल हैं। अभी बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में भी यही बात कही गई। अब जिन्हें ये नहीं पता कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है और यह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा तैयार किया जाता है और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में तैयार होता है। अब देखिए, इसी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 2030 तक इंडिया में 7.85 मिलियन जॉब की हर साल जरूरत है। और अगर आप इस इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 158 को देखोगे तो इन्होंने ये एडमिट भी किया है कि इंडिया में हर 2 कॉलेज ग्रेजुएट में से 1 स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि उसके पास कोई सफिशिएंट स्किल है ही नहीं। और CMIE के डेटा के अनुसार 20 से 24 साल के एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 44.49% के अलार्मिंग लेवल तक भी पहुंच गई है। तो इसलिए प्रॉब्लम जो है वो रुपए की है ही नहीं, या स्किल और एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अपने एक इंटरव्यू में जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी यही बात कही थी कि वह चाहते हैं कि वो हाईएस्ट सैलरी पे करें फ्रेशर्स को, इवन टू ए ड्रॉप आउट। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों में स्किल की कमी, क्योंकि बिजनेस ऑनर्स के लिए सैलरी एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है और यदि वो 6 लाख रुपए दे रहा है किसी को सैलरी, तो उसे पता होता है कि एक अच्छा कैंडिडेट 20 लाख रुपए तक का बिजनेस उसे दे सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इन फ्रेशर्स में से ज्यादातर लोग यूजलेस और अनस्किल्ड हैं। तो ये 3,000 रुपए प्रति महीना या फिर 15,000 रुपए देने का कोई फायदा ही नहीं है, जबकि सरकार को ये 2 लाख करोड़ ऐसे यूजलेस स्कीम पर खर्च करने की बजाय इसे कॉलेजेस को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई ग्रेड प्रोफेसर्स को हायर करने के लिए देना चाहिए था, क्योंकि एक हाई ग्रेड प्रोफेसर और कॉलेज का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर एक बढ़िया स्किल और हाई क्वालिटी वर्क फोर्स को जनरेट करते, जो कि
अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम कर दी। अब वहीं पर जो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात कही थी कि सरकार को 7.8 मिलियन जॉब की जरूरत है फार्मिंग सेक्टर में अगले 7 वर्षों तक, जिससे हम बदलते हुए डेमोग्राफिक चेंज को अडॉप्ट कर पाए, तो यह बजट इसी का डायरेक्ट रिस्पॉन्स लग रहा था। और यहीं पर एजुकेशन और अपस्किलिंग पर ध्यान दिया गया और इन्हीं प्रावधानों पर मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 अनाउंसमेंट किए गए। पहला कि गवर्नमेंट एक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर, जिसमें 20 लाख युवाओं को अगले 5 सालों तक स्किलिंग एजुकेशन दी जाएगी। और इसके लिए सरकार 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी अपग्रेड करेगी और नए स्किलिंग कोर्सेज को भी लॉन्च करेगी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर। और सेकेंड, गवर्नमेंट हर साल 25,000 बच्चों को 7.5 लाख रुपीस तक का एजुकेशनल पर्पस लोन अवेलेबल करवाएगी। और इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में सरकार 10 लाख रुपीस तक का लोन उपलब्ध करवाएगी, जिसमें 3% का इंटरेस्ट डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और देखिए, ये स्कीम कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे बेहतर वर्कफोर्स को बनाने में मदद करेगी। अब चलिए हम अपनी दूसरे थीम पर चलते हैं, जो कि है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। देखिए, यह वह सेक्टर है बजट में जिस पर सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है। देखिए, जिन्हें नहीं पता कि MSME क्या है उन्हें मैं बता दूं। MSME देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा हैं, जो कि 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और ये हमारे इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी GDP की 30% तो हमारे पूरे एक्सपोर्ट का लगभग 50% इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस सेक्टर की समस्या यह है कि इन 6 करोड़ MSME में से महज 14% MSME को ही क्रेडिट लोन और फाइनेंसिंग की सुविधा मिल पा रही है। तो MSME के लिए फर्स्ट स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले MSMEs को मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए टर्म लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने पिछले वाले लोन को चुका दिया है, वह मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर पाएंगे। दूसरी स्कीम यह है कि MSME के क्रेडिट असेसमेंट प्रक्रिया को भी इजी कर दिया गया। एक्चुअली में वित्त मंत्री ने एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अनाउंसमेंट किया। अब इससे होगा यह कि पब्लिक सेक्टर बैंक इन हाउस कैपेबिलिटी विकसित करेंगे MSME के क्रेडिट असेसमेंट के, अब जिससे उन्हें थर्ड पार्टी असेसमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे ऐसे MSME जो कि फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं यूज करते हैं, उन्हें भी क्रेडिट असेसमेंट मिल पाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा MSME लोन को अवेल कर पाएंगे। और तीसरा स्कीम यह है कि ऐसे MSME जो कि डिफॉल्ट की सिचुएशन में है, उन्हें भी कॉन्टिन्यूअस फंडिंग की जाएगी उनके स्ट्रेस पीरियड के दौरान भी। और यह इस विजन के साथ किया जाएगा कि भारत का MSME सेक्टर स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। और यह सरकार की इस बजट की सबसे बेहतरीन मूव में से एक था। और चौथा स्कीम यह है कि MSME के ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने की टर्नओवर थ्रेशोल्ड को 400 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अब मैं से आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है। अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी को 100 करोड़ रुपए कस्टमर्स और वेंडर से आने हैं, तो आप क्या करोगे? आप इस 100 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल को आप जाकर बैंक को दोगे और बैंक आपको 100 करोड़ रुपए दे देगी। और जो कस्टमर आपको 3 महीने में ये पे करने वाले थे, वो अब बैंक को पे करेंगे। तो इससे अब छोटी मोटी कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, वह भी इसका फायदा उठा पाएंगे। और यह इस विजन से किया गया कि हमारी MSME को क्रैश क्रंच का सामना ना करना पड़े और वह ग्लोबली मार्केट बूम का फायदा उठा पाए। और इससे होगा यह कि अब इसका फायदा 7000 से भी अधिक कंपनीज उठा पाएंगी। जो कि MSME हमारे पूरे एक्सपोर्ट का 50% करती हैं, तो गवर्नमेंट MSME को मदद करेगी उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने की। और इसलिए पूरे देश में एक्सपोर्ट हब भी बनाया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए MSMEs को मदद करेगा। और देखिए, यह सबसे बेहतर सोल्यूशन है MSMEs के सभी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि वह अभी तक लैक ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ कैश फ्लो से परेशान थे। और इससे हम पहुंच जाते हैं अपने अपनी थीम पर, जो कि है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान। देखिए, यदि आप सबको याद होगा कि पूरे देश में चुनाव से पहले एक ही बात की चर्चा थी कि एनडीए की गवर्नमेंट फार्मर्स की चिंता नहीं करती, और इसके लिए फार्मर्स का प्रोटेस्ट और बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स भी उस समय हुई थी। लेकिन सच यह है कि इस बार के बजट में
रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स के लिए यदि आप देखोगे तो पाओगे कि इस बार के बजट में एग्रीकल्चर स्पेंडिंग को 1.52 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पिछले बजट से 11,300 करोड़ ज्यादा है। इस तरह ग्रामीण खर्च को भी 10% से बढ़ाकर 2.66 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यह है, यह पैसा आखिर जाएगा कहाँ और यह किस तरीके से रूरल इकोनॉमी में डिफरेंस पैदा करे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में चावल और गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई, जिससे किसानों की इनकम भी कम हुई है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि बदलते हुए क्लाइमेट के साथ साथ किसान अन्य मिलेट्स की भी उपज करें और नए नए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को चेंजिंग वेदर पैटर्न के हिसाब से अपना कर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने रिसर्च और न्यू एज फार्मिंग पर फोकस किया और ऐसा सरकार इसलिए भी कर रही है क्योंकि मिलेट्स क्लाइमेट रूप से रेजिलिएंट होते हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 नए हाइब्रिड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे किसान अपनी पैदावार को बढ़ा पाएंगे। और साथ ही साथ सरकार ने इस बजट में नेचुरल फार्मिंग को भी सपोर्ट किया और इसी के अंतर्गत 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन भी आने वाले 2 सालों में दिया जाएगा। इसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए 10,000 रिसर्च सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। अब यदि इन सब को हम एक साथ देखेंगे तो ये सब बहुत ही बढ़िया कदम लगता है, लेकिन यह इम्प्लीमेंट पर डिपेंड करता है, यह कितनी इफेक्टिव होगी या फिर यह एक महज अगला अनाउंसमेंट ही साबित होगा। जानते हैं आप लोग, मैं पर्सनल तौर पर इससे बहुत ही अधिक खुश हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इन दोनों को डिफेंस के बाद 2nd एंड 3rd हाईएस्ट फंडिंग दी गई और यह बहुत ही अच्छी बात है, जो कि दिखाता है कि गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और इससे ऑटोमेटिकली ही हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, जिससे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे। अब यदि आप इसे समझ चुके हैं तो चलिए बढ़ते हैं बजट के सबसे हॉटेस्ट टॉपिक पर, जो कि है टैक्स और टैक्स। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. Income tax. Personal income tax. Income tax. India's Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced revised personal income tax slabs that are aimed at reducing the tax burden on the salaried employees. Two tax regime is a bad idea. It will lead to tax arbitration. Some taxes have also been hiked, like the long-term capital gains tax, which in fact was a surprise move. देखिए, किसी भी इकोनॉमी में सरकार का यह प्रयास होता है कि वह टैक्स पेयर्स को रिलीफ दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लेकर आए। लेकिन हमारे देश में सरकार ने टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किया। अब यदि आप इस टैक्स स्लैब को देखोगे तो ये वो रेट हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम में है और या रिवाइज टैक्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिबेट ये है कि क्या मिडिल क्लास को इससे फायदा होगा या नहीं। अब इसको कंक्लूड करने से पहले एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए शशांक एक सैलरीड पर्सन है जिसकी इनकम 20 लाख रुपए प्रति एनम है। अब रिवाइज टैक्स रिजीम में यह इस प्रकार टैक्स किया जाएगा, 0 से 3 लाख के लिए शशांक कुछ भी टैक्स नहीं पे करेगा। 3 से 7 लाख में वो 5% पे करेगा, यानी कि 4 लाख का 5%, दैट इज 20,000 रुपीज। इसी तरह 7 से 10 लाख में वह 10%, तो 3 लाख का 10%, यानी कि 30,000 रुपए। फिर 10 से 12 लाख के बीच में वह 15% पे करेगा, जो कि होगा 15% ऑफ 2 लाख रुपीज, जो कि होता है 30,000 रुपए। 12 से 15 लाख के लिए वह 20% पे करेगा, यानी कि 20% ऑफ 3 लाख, यानी कि 60,000 रुपीज। और फिर 15 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% पे करेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपीज। तो पूरा जो शशांक टैक्स के रूप में पे करेगा वह है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 1.5 लाख, विच इक्वल्स टू 2.9 लाख रुपीज। और यदि आप इसे कैलकुलेट करो और न्यू टैक्स रिजीम से कंपेयर करो तो उसमें इसकी लायबिलिटी 3 लाख रुपए की आती है, यानी कि शशांक के लिए 10,000 रुपए की टैक्स सेविंग होगी। अब देखिए, मुझे पता है कि यह कोई बड़ा नंबर नहीं, अब यहीं पर ये पूरा नहीं हो जाता। अब एक चीज और होती है, वो होती है सेस। देखिए, सेस क्या होती है? जनरली सेस गवर्नमेंट के द्वारा किसी चीज को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। अब इसे एक उदाहरण देकर समझते हैं। एजुकेशन पर लगने वाला सेस गवर्नमेंट के द्वारा मिड डे मील और टीचर्स की सैलरी देने में जाता है। इस तरीके से यह पहले से लगने वाले टैक्स के 1% के रूप में लिया जाता है। देखिए, इसलिए इसे टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। उसके बाद आती है डिडक्शन की। देखिए,
डिडक्शन कुछ और नहीं होता या बस एक टैक्स कट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। यानी कि जब आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो जो आपके लिए और देश के लिए फायदेमंद है, जैसे कि हेल्थ केयर, हाउसिंग, रिटायरमेंट, सेविंग और अन्य सेक्टर जो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, तो यदि आप इन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती। अब आप सबकी सहायता और सहजता के लिए मैं सिर्फ मेन डिडक्शन को ही लेता हूँ जो सभी सैलरीड एम्प्लॉइज पर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लगती है, और ये टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। और अभी तक ये लिमिट 50,000 रुपीज की थी, इसे बढ़ाकर अब 75,000 रुपीज कर दिया गया है। अब शशांक को 20 लाख रुपीज पर टैक्स न देकर 19.25 लाख रुपीज पर ही टैक्स देना होगा, जो कि 2.9 लाख से घटकर 2,67,500 रुपीज रह जाएगा। अब इस पर सेस जुड़ेगा। इंडिया में ये सेस है 4% टैक्स अमाउंट पर, तो 4% ऑफ 2,67,500 रुपीज प्लस 2,67,500 रुपीज जो कि होता है 2,78,200 रुपीज। अब यह वह अमाउंट है जो शशांक को एज अ टैक्स पे करना होगा, और यदि शशांक की इनकम 10 लाख है तो उसे आफ्टर डिडक्शन और सेस ऐड करने के बाद वह 54,600 रुपीज टैक्स देगा, और रिवाइज्ड रिजिम में या 44,200 ही टैक्स पे करेगा, यानी कि 10,400 का डिफरेंस। और यदि उसकी इनकम 15 लाख है तो वह 1,45,000 न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पे करता था, तो नए रिवाइज्ड रिजीम में यह डिफरेंस 15,600 का है। तो यदि हम देखें ऑन एवरेज रिवाइज्ड टैक्स रिजीम से सैलरीड पर्सन की 17,500 रुपए पर पर्सन पर ईयर की सेविंग हुई। अब ये प्रोस्पेक्टिव है प्रो गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पे असली मुद्दा यह है कि भले ही एक छोटा सा टैक्स रियायत दे दिया गया हो जिसका आज के समय में कोई बड़ी अहमियत नहीं है, इसके बाद भी कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया। अब जिन्हें ये नहीं पता कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, उन्हें बता दूं, कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद उसे बेचते हो, जैसे कि हाउस, लैंड, या फिर जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमाते हो जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड पर। कैपिटल गेन टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। यदि आप किसी चीज को खरीद कर बेच रहे हो 1 साल के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और इस समय लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। अब यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी तक 1 साल से अधिक पीरियड तक रखते थे तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड और इस पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि LTCG कहा जाता है। अब सरकार ने इस साल इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की डिफिनीशन को चेंज कर समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया, यानी कि 2 साल के बाद स्टॉक बेचने या इन्वेस्टमेंट बेचने पर यह लागू होगा। इसके साथ साथ सरकार ने इस बजट में इन दोनों टैक्सों को भी बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया है 5% से, पहले यह 15% होता था, अब 20% कर दिया गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है 2.5% से, पहले यह 10% होता था, अब इसे 12.5% कर दिया गया। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स के केस में सरकार ने एग्जम्पशन को भी बढ़ा दिया है। इससे पहले ये एग्जम्पशन 1 लाख रुपए की होती थी, अब इसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया, यानी कि यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से कम है तो आपको ये टैक्स नहीं भरना होगा। जाहिर सी बात है, जो लोग स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वह गवर्नमेंट से नाराज है, क्योंकि उनके लिए सीधे तौर पर तो ये नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बुरी खबर। उनके ट्रेडिंग पर एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT लगाया जाता है। पहले फ्यूचर पर यह टैक्स 0.0125% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया, और ऑप्शंस पर यह होता था 0.625% ऑफ द ऑप्शन पे। अब इसे सीधा बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया। अब सरकार की तरफ से इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है इतने सारे टैक्सेस बढ़ाने के पीछे? इनफैक्ट इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 65 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इक्विटी मार्केट क्लेम ऑन द रियल मनी आर एक्सेसिवली हाई, इट इज हार्बिंजर ऑफ मार्केट इंस्टेबिलिटी रेदर देन मार्केट रेजिलियंस। आसान से शब्दों में कहा जाए तो इसका कहना है कि स्टॉक मार्केट में एक बबल बन रहा है, और यदि मार्केट बहुत ऊंचे होते हैं तो उससे मार्केट में इनस्टेबिलिटी होती है। आप जानते हैं मजे की बात क्या है? आज से पहले जब भी इस गवर्नमेंट की बुराई की जाती थी इकोनॉमी, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन जैसे मुद्दे पर, तो ये लोग कहा करते थे कि स्टॉक मार्केट की तरफ देखो, स्टॉक मार्केट तो कितना ऊपर जा रहा है,
अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है देश में, और अब कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना कोई इंडिकेटर नहीं है, और यदि ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट इंस्टेबिलिटी हो सकती है। मेरी गवर्नमेंट यहाँ इस चीज को डिस्करेज करना चाहती थी, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को, जो कि मेरे ओपिनियन में भी रिस्की चीज है, क्योंकि जो लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए बिना जानकारी के आते हैं वे अपना लाखों का नुकसान करते हैं। अब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। अब इतना टैक्स देने के बाद एक मिडिल क्लास के पास आखिर बचा क्या? क्योंकि टैक्स देने के बाद उस पैसे को वह इन्वेस्ट करता है, और ज्यादातर सरकारें यह कोशिश करती हैं कि यदि आप ट्रेडिंग को डिस्करेज करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर तो सरकार उस पर ही टैक्स लगा रही है। अब इसी को लेकर के एक फ्लो चार्ट वायरल हो रहा है। जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पर 30% का टैक्स पे करते हो। बचे पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और यदि इन्वेस्टमेंट में जल्दी पैसा कमा लेते हो तो आप 20% का टैक्स पे करते हो। लॉन्ग टर्म में कमाते हो तो 12.5% का टैक्स, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान आपका। और अगर आप अपने पैसे को खर्च करने जाते हो तो बेसिक आइटम पर 12% टैक्स, काइंड ऑफ फैंसी आइटम पर 18% और लग्जरी आइटम पर 28% का टैक्स पे करते हो। अब सरकार यहीं पर नहीं रुकती है। अब मान लीजिए कि आपको मार्केट में पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना, तो आपके पास गोल्ड और प्रॉपर्टी का ऑप्शन रह जाता है। इन्हें नॉन फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट पर लगने वाला टैक्स यदि आप ऊपर से देखोगे तो सरकार ने एक तरफ इसे कम कर दिया। पहले ये 20% होता था, अब इसे 12.5% कर दिया गया। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो अच्छी खबर है, लेकिन सरकार ने इसके साथ साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी खत्म कर दिया। देखिए, इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को इन्फ्लेशन को अकाउंट में रखकर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आज से 20 साल पहले आपने कोई 20 लाख का मकान यदि खरीदा था और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उसकी 20 लाख की कीमत आज 60 लाख हो जाती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 60 लाख माना जाएगा और इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसका 20% देना पड़ता था। यह होती है इंडेक्सेशन। अब यदि इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो जो 20 लाख आपने पे किया था उसे एक बेस लाइन की तरह कंसीडर किया जाएगा और आपके पूरे प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपका टैक्स बढ़ जाएगा। अब इससे रिच लोगों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना ज़्यादा पैसा है कि वह 3 से 4 घर एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद चुके हैं। बात यहाँ पर है मिडिल क्लास की, जिसके पास घर नहीं है, वह अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनके प्रोस्पेक्टिव से प्रॉपर्टी के दाम इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते घर खरीदना। और जब रियल एस्टेट के दाम ऐसे ऊपर जाते हैं तो इसे रियल एस्टेट बबल कहा जाता है। तो सरकार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करना चाहती है। अब आपको इससे फायदा होगा या नहीं, यह आपके पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे रूल हैं जिन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने एक रूल बनाया है कि यदि आपने साल 2001 से पहले घर खरीदा है तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा। अब एग्जैक्टली जो बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के कम होने से, यानी कि 20% से 12.5 होने से, और जो नुकसान हो रहा है इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने से, इससे ओवरऑल आपको फायदा होगा या नुकसान, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। एज्यूम करिए कि आपने 2004 में 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके 20 लाख की आज की वैल्यू होती है 64.2 लाख रुपीज। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये हुआ CII वैल्यू डिसाइड करके। देखिए, CII क्या होता है? CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो एसेट के प्राइस की हर साल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CII के नंबर रिलीज करता है और बेस ईयर 2001 को लिया जाता है। साल 2004 में जिस साल हमने प्रॉपर्टी खरीदा उस साल CII वैल्यू थी 113 और इस साल की वैल्यू है 363। अब 363 डिवाइडेड बाय 113 होता है 3.21 और इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने 20 लाख रुपीस की कॉस्ट से। इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालने के लिए अपने घर की आज के दिन। अब ये घर बिकेगा कितने में? देखिए, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की स्टडी के अनुसार हाउसिंग प्राइसेस इंडिया में 9.3% के एनुअल रेट से बढ़ते रहे। अब हम इसी ट्रेंड को एज्यूम करें तो आज घर की सेलिंग प्राइस होगी 1.24 करोड़ रुपीस, यानी कि 2004 में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख रुपए की, 2024 में हम बेच रहे हैं 1.24 करोड़ की। अब पुराने सिस्टम से देखते हैं कि हमें कितना टैक्स भरना है।
अब पुराने सिस्टम में हमें इंडेक्सेशन मिलेगा, तो हमें 1.24 करोड़ माइनस 64.2 लाख का हुआ 60 लाख रुपीस, और इस पर पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20%, जो कि होता है तकरीबन 12 लाख रुपए। अब ये पुरानी पद्धति का टैक्स हो। अब यदि अभी के सिस्टम की बात करें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट चले गए हैं, तो हम 1.24 करोड़ माइनस 20 लाख करेंगे, जो कि होता है 1.04 करोड़ रुपीस। इसी पर अभी का एंटीसीजी लगाया जाएगा, जो कि है 12.5%, जिससे हमारा ओवर रॉन्ग टैक्स होगा 13 लाख रुपए का। अब आप देख सकते हो कि इससे हमें तकरीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है नए सिस्टम आने के बाद। कई लोगों ने ये कंसर्न जताया है, क्योंकि नया सिस्टम नुकसानदायक है तो लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, जिससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन और भी बढ़ जाएगा। और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होगा जिन्होंने डिलेड प्रोजेक्ट में पिछले 23 सालों में इन्वेस्ट किया, और इससे फायदा सिर्फ इतना होगा कि रियल एस्टेट के स्पेकुलेटिव प्राइसेस अब ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं अगले टैक्स पर, एंजल टैक्स। ये टैक्स स्टार्टअप्स पर लगाया जाता है जब भी वह फ्रेश शेयर इशू करते हैं मार्केट प्राइस के ऊंचे दाम पर। अब इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रेज करता है, जब वह छोटे होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को एंजल इन्वेस्टर और उस पर इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। इस बजट में गवर्नमेंट ने इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया, और यह बहुत ही अच्छा कदम, क्योंकि इससे भारत में स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टीज ने भी इस कदम की तारीफ की है। कांग्रेस लीडर्स ने कहा है कि वह इसकी डिमांड लंबे समय से कर रहे थे और ये उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा था। अब देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फर्स्टली मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट एलोकेशन सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन जब बात एजुकेशन लोन की आती है तो वह बेहतरीन कदम है। दूसरा, एमएसएमई के लिए बजट एलोकेशन भी एक ब्रिलियंट कदम है, और यह वर्तमान समय की जरूरत भी थी। और तीसरा, जब बात टैक्स की आती है तो आप बताएं कि आपको ये अच्छा लगा या बुरा। पर यदि आप मुझसे पूछोगे तो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में तो ये बिल्कुल भी अच्छा कदम नहीं था। चौथा, यदि बात बिहार और आंध्रा की करें तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों जैसे कि मणिपुर को इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यह राज्य पिछले कुछ सालों में बहुत ही बुरे टाइम से गुजरा है। और जब बात आती है बजट एलोकेशन की सेक्टर वाइज, तो मुझे उतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट पर मैं सरकार और उनके थिंक टैंक पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वो अपना काम बेहतर तरीके से उस सेगमेंट में जानते हैं। तो ये रहा इस बजट 2024 का एक रिव्यू। मैं काम करूंगा कि इस बजट की सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो जाकर खुद को एजुकेट कर सकते हो। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।